नमस्कार दोस्तों हम लोगों की जीएस प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने थर्ड पार्ट देख लिया था। अब हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। यह जो सीरीज़ है दोस्तों, यह आपके जो आए हुए प्रश्न हैं उनकी सीरीज़ है और जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आप लोग जो बाहर होते हैं तो वो आए हुए प्रश्नों की वजह से जैसे चीज़ें कंफर्म नहीं होती, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, एक भी प्रश्न से संबंधित जो भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाती हैं, लेक्चर के फॉर्मेट में। तो उससे क्या होता है कि आपका बस कार्य इतना रहता है कि आप चीज़ों को रटिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंफर्म करने का प्रयास करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है, इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस 2022 के पीटी के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। पीटी और मेंस अभी से पीटी और मेंस का ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2021 का भी बैच चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न 76 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए जो भी प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में दिए जाएंगे, कि जैसे पहले हिस्ट्री हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, ठीक है। तो आज की डेट में पॉलिटी है। अब नेक्स्ट जो टर्न आएगा, अगला वाला वीडियो, तो वो आपका साइंस का पोर्शन आएगा, तो जिससे सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहें। एक दिन जो होगा आपका यूपी स्पेशल, और जो अन्य छोटी छोटी चीज़ें जो सिलेबस में हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। बस आप लोगों का कर्तव्य बस इतना बनता है कि चीज़ों को रटने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंफर्म करने का प्रयास करिए, ठीक है। इसके साथ में जैसे कुछ जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इस इन चीज़ों के शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को कवर हो सकें, कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? देखिए एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उसी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया गया था, 1773 का एक्ट। तो इसी एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होती है? कलकत्ता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश यानी प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। आइए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है। सुमेलन है, जैसे देखिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे नियामक एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। पिट्स का भारतीय एक्ट 1784, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दोस्तों आप लोग कई बार रटने का प्रयास करिए, चीज़ों को कई बार रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, जिससे आप चीज़ें कंफर्म होती जाएँ, ठीक है। आइए, चार्टर एक्ट 1813 से, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति मिली थी। जो ईसाई मिशनरी थे तो उनको भारत में प्रचार की अनुमति मिली थी। चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और देखिए उसी समय एक कमेटी बनी थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था 1823 में, ठीक है। और इस पर क्या जोर दिया गया था कि शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने के लिए कहा गया था। ये जो कमेटी बनी थी, तो इसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मैकाले, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आइए, 78 नंबर क्वेश्चन है। एक्ट किस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो ये कौन सा एक्ट था? ये आपका चार्टर एक्ट 1833 का था, ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1833 की एक धारा थी, धारा संख्या 87। तो इसके तहत भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है। विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट के माध्यम से प्राप्त होती है? तो ये 1892 का एक्ट जो आया था उसके माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि मतदान का अधिकार नहीं था। क्या था? मतदान का अधिकार नहीं था। और क्या था? इसमें एक प्रावधान और किया गया था कि कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति इसमें दी गई थी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग।
80 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक व्यवस्था यानी सांप्रदायिक पंचायत या जो भी सांप्रदायिक विभाजन जो है वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, तो इसको कहा जाता है 1909 का अधिनियम, मार्ले विंटो सुधार इसको कहा जाता है। इसके लिए क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, तो इसी को सांप्रदायिक विभाजन की बात कही जाती है। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से संघीय न्यायालय, ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय अलग था, संघीय न्यायालय बनता है भारत में, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के माध्यम से बनता है। ठीक है, 1935 के एक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रावधान किए गए थे, जैसे बर्मा को, जो वर्तमान में म्यांमार है, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये अलग कब हुआ था, जैसे देखिए इस एक्ट 1935 के एक्ट से हुआ था, लेकिन अलग किस वर्ष हुआ, 1937 में। ठीक है, और जो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो देखिए 1935 के एक्ट से की गई संघीय न्यायालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना एक्चुअल में कब हुई, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, तो ये संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, मतलब मोटा मोटा अगर एक साथ कहें तो 1935 का अधिनियम एज इट इज़ उठाकर हमारे संविधान में रख लिया गया है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो था, सर्वोच्च संघीय न्यायालय, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, तो प्रमुख न्यायाधीश जो थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये सर मॉरिस गेवर थे। कौन थे, सर मॉरिस गेवर। अब जैसे इसमें 82 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के माध्यम से आया, यह प्रश्न था। अब इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं कि जैसे 1935 के एक्ट से और क्या क्या चीज़ें आई, तो इसमें देखिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान था। प्रांतों में, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई, लगा कब था, 1919 में, 1919 के अधिनियम से। ठीक है, संघीय विषयों को दो विषयों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा आपका हस्तांतरित विषय। 1935 का अधिनियम जो था, तो इसके माध्यम से अवशिष्ट शक्तियां जो हैं किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको, गवर्नर जनरल को। और इसी एक्ट के माध्यम से राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रेरित है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी इसी एक्ट के माध्यम से प्रबद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। 1919 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम जो है, तो इसके माध्यम से जैसे प्रश्न में आया था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, लगाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन इंप्लीमेंट किया गया, तो किस एक्ट के माध्यम से, 1919 के एक्ट के माध्यम से। खत्म कब किया गया, 1935 के माध्यम से। इसमें क्या था कि प्रांतों को, इसमें केंद्र और राज्यों को, जैसे केंद्र ने क्या किया कि राज्यों को शक्तियों का हस्तांतरण किया। ठीक है, विभाजन हुआ, शक्तियों का विभाजन, तो ये किस एक्ट के माध्यम से हुआ, 1919 के। ठीक है, 1919 के अधिनियम से। और क्या हुआ 1919 के अधिनियम से कि विधान पालिका जो थी, जैसे विधानमंडल वर्तमान में कहा जाए, तो उस समय केंद्रीय विधान पालिका थी, तो उसमें प्रथम बार क्या हुआ था कि उसमें द्विसदन बनाए गए थे, द्विसदनात्मक हुई थी। द्विसदनात्मक मतलब कि जो विधान पालिका थी उसमें 2 सदन बनाए गए थे। पहला क्या था, ऊपरी सदन, राज्य परिषद जिसको कहा जाता है, वर्तमान में अगर तुलना करते हैं तो राज्यसभा से आप कर सकते हैं। तो ऊपरी सदन क्या है, राज्य परिषद थी। इसका जो काल था वो 5 वर्ष था, और इसमें कुल 60 सदस्य थे, जिसमें जो 20 सदस्य थे वो आपके सरकारी थे। ठीक है, निचले सदन, यानी निचले सदन को अगर देखते हैं वर्तमान में, तो लोकसभा से तुलना इसकी की जा सकती है। तो निचला सदन जो था वह केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, और इसकी जो आयु थी तो वो 3 वर्ष थी। ठीक है, इसका काल, और इसमें 140 सदस्य थे, 100 निर्वाचित थे और 40 आपके मनोनीत थे। टोटल कितने हो गए, 140। ठीक है, कुछ प्रावधान और भी थे कि जैसे 1926 और 1935 का जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वो 1919 के एक्ट के अंतर्गत ही किए गए थे। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कई बार प्रश्न वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा के पूछ लिया जाता है तो आप फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये दिक्कतें ना हो, इसके लिए चीज़ों को बार बार रिवीजन आप लोग करते रहिए।
अगला प्रश्न जो है 84 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने दिया था मई 1934 में। कहाँ पर दिया था? रांची में दिया था। और इसमें क्या मांग की गई थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर इसकी मांग की गई थी। ठीक है, संविधान निर्माण की। अब देखिए, संविधान निर्मात्री सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था 1934 में? एम एन राय ने। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव का प्रावधान किस मिशन के तहत हुआ? तो ये क्रिप्स मिशन था 1942 में। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है तो उसी के तहत एक संविधान सभा भारत के लिए देने का प्रावधान था। संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव जो था वो क्रिप्स मिशन में आया था। अब देखिए कुछ बातें हैं कैबिनेट मिशन की। 87 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये प्रश्नों के अनुसार है कि प्रश्नों के अनुसार चीज़ें की आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और फिर उसके बाद में जैसे इधर 2-4 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी तो उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी आपको लेक्चर भी डिटेल में आप लोगों को मिलने लगेंगे। ठीक है। कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत आता है मार्च 1946 में और इसमें प्रावधान प्रश्न क्या बना था कि भाई 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से की गई थी या किस मिशन के माध्यम से? तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से की गई थी। संविधान सभा का गठन जो होता है वो भी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही होता है। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष देखिए कैबिनेट मिशन के स्टोफर्ड क्रिप्स थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। एक व्यक्ति थे, अन्य 3 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा 3 सदस्य। पहले स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरे पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर जो कि आपके नौसेना मंत्री थे। ठीक है। तो ये इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो आपको दे दी गई। बस आप लोगों का कार्य क्या है? चीज़ों को रटना, चीज़ों को रिवीजन बार बार जब करेंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी और तभी चीज़ें कन्फर्म भी होंगी। ठीक है। आइए 88 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। सभापति कौन थे? अध्यक्ष यानी कौन थे? तो वो वायसराय थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है। क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। और अंतरिम सरकार में जैसे कुछ डिपार्टमेंट दिए गए थे कि जैसे सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, ये भी सुमेलन में आया था प्रश्न। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कभी कभी सिंगल क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो शिक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार की बात हो रही है। तो सी राजगोपालाचारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे। और जो अंतरिम सरकार था उसका गठन जो किया गया, घोषणा अलग डेट पे की गई थी और गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है। आइए अब संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको अब हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा जो थी उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में कि जैसे विधानसभाओं का उपयोग जो है निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी तो उसमें संविधान सभा के रूप में किया गया था। ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी हमारी संविधान सभा। और ये क्या थी कि इसमें अनेक दल शामिल थे। जो संविधान सभा थी तो उसमें अनेक दल शामिल थे, एक दल नहीं शामिल था, बहुत सारे दल शामिल थे, यानी बहुदलीय व्यवस्था थी। कार्यों का संचालन जो है संविधान सभा का अनेक समितियों के माध्यम से किया गया था। क्या किया गया था? अनेक समितियों के माध्यम से कार्यों का संचालन किया गया था। अब उन समितियों की भी बात आगे होगी जाकर। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। संविधान सभा की जैसे है कि सदस्यों को जो चुना गया था तो सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। प्रथम बैठक जो होती है ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को होती है और अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सबसे पहले 9 दिसंबर को। और स्थायी यानी परमानेंट जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। अस्थायी जो बनाए जाते हैं टेम्परेरी तौर पर तो वो आपके प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोनों में कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा, दोनों को आप लोग अलग अलग रखिएगा। ठीक है। आइए अगली बात इसमें यह है कि जैसे अंतरिम बैठक जो होती है संविधान सभा की तो वो कब होती है? तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को होती है। भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित कब किया गया था? देखिए पारित की पेश अलग डेट पर किया गया था और पारित अलग डेट पर हुआ था। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है।
भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो दिसंबर में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अब आगे चलकर यही प्रस्तावना का प्रारूप भी बनता है जाकर, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। 91 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण जो है कितने समय लगा, कितने अधिवेशन हुए, तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और कुल 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, कुल 11 होते हैं, लेकिन अगर टोटल में लास्ट वाला जो देखें तो लास्ट वाले को मिलाकर जो है आपका 12 अधिवेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो के.एम. मुंशी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ये समितियां भी आगे भी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन में जैसे सुमेलन वाले था तो उस तरीके से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपको दिया गया है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार आपके बी.एन. राव थे। बी.एन. राव संविधान का प्रथम प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। संविधान सभा का तृतीय वाचन, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा का तृतीय वाचन कब हुआ, तो देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई थी, आयोग ने बाद में फिर उन चीज़ों को देखा भी। 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन चलता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो आपको मोटा मोटा आइडिया चीज़ों का होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 जो हमारी प्रस्तावना में वर्णित है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, यानी अपनाया गया था। और ये भी प्रश्न बना है कि संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो देखिए इनकी जन्म मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है सिंगल में पूछ लिया जाए कि जैसे जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को आपका दिल्ली में होती है। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट हैं कि जो स्टेटमेंट बहुत बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान, ग्रहित का मतलब होता है कि हमने थोड़ा सा जो चीज़ें हैं हमने अन्य देशों से ग्रहण की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की बात किस व्यक्ति ने कही थी, तो ये व्यक्ति थे आपके मौलाना आज़ाद ने कही थी। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर आप नहीं भी पीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो वीडियोस हैं, वीडियोस को आप बार बार रिवीजन करिए, चीज़ों को कई बार आप देखेंगे तो चीज़ें कन्फर्म होने लगती हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट और था कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग करने की बात किसने कही थी, कि भाई कांग्रेस जो है हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद में कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, तो यह बात कही थी महात्मा गांधी ने। किसने कही थी, महात्मा गांधी ने। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आंका, तो ये किसका स्टेटमेंट था, आइवर जेनिंग्स का था। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था, तो ये किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन। और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये आज के जो प्रश्न थे ये थे। इसके पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग भी अपना इच्छुक हों अभी से, क्योंकि देखिए समय आप 10 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, ये निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी से 2022 की तैयारी पीटी और मेंस की, क्योंकि देखिए बिना मेंस की तैयारी किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बननी है और आपको लिखना ही नहीं है, बहुत ही बेहतर लिखना है। ठीक है,
लगभग 12 से 13 लोगों से बेहतर लिखना है। तो ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप लिखेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन करने के UPPCS 2022 का बैच PT और मेंस का, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।